हाय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच जो है नवंबर के गणित विषय के अंतर्गत जो है प्रश्नावली 1.2 में जो अपरिमेय संख्या पढ़ना है उसके बारे में आप लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे तथा अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है इस पर भी जो है हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या, इसके पहले हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को आप जरूर देखेंगे। आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कड़ी के रूप में ये वीडियो जो अपरिमेय संख्या है वो समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें एक हम दो परिभाषा इसका जो है हम देने का प्रयास किए हैं। इसमें एक नॉर्मल परिभाषा जिससे कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, पहले मैं उसी को आप लोग के सामने रखे हैं। तो पहला परिभाषा ये है कि देखिए, सामान्य परिभाषा की रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या देखिए, रूट वाली वैसी संख्या मतलब रूट वाली संख्या। जैसे रूट वाली संख्या है √2, √3, √5, √6, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि √2 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। √3 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल किसका निकलता है? जो किसी का पूर्ण वर्ग हो। जैसे √4 है, √4 का वर्गमूल क्या हो? √4 का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। √9 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √16 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए 2 का पूरी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 3 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। 5 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए 5 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने ये जो परिभाषा में लिखाया सामान्य परिभाषा में कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, और वह रूट में अगर रहेगा तो हम कहेंगे कि वह एक क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे √10 है तो 10 का भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। √11 है, √12 है, √13 है, ये सब सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आ जाएगी, है ना। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हमको लगता है इस सामान्य परिभाषा से आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, है ना। अब मान के चलिए यही रहता, जैसे इसका हम उल्टा बताते हैं कि मान लीजिए √4 रहता, है ना। तो √4 जो है ये रूट वाली संख्या है। रूट वाली संख्या, इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। तो जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए वो अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा, है ना। जो कि हम परिमेय संख्या में पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरी वर्गमूल निकल जा रहा है। और देखिए वही रूट अगर हम ले लेते हैं √7, है ना। तो √7 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √7 का जो है पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, ये तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सामान्य परिभाषा के अनुसार अपरिमेय संख्या को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। फिर से एक बार करते हैं कि वैसा संख्या, रूट वाली वैसा संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वर्गमूल उसी का निकलेगा जो किसी का वर्ग होगा, है ना। जैसे वर्ग में 4, 9, 16, 25 ये वर्ग है। 4 वर्ग है 2 का, तो √4 = 2 हो जाएगा। तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका √4 का पूरी वर्गमूल 2 आ जा रहा है। उसी प्रकार √9 का पूरी वर्गमूल 3 आता है, इसलिए √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। √16 बराबर आ जा रहा है 4, इसलिए √16 अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन होगा? जिसका पूरी वर्गमूल नहीं आएगा। √18, √19, √20, √21, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक मानक परिभाषा, एक अलग परिभाषा फिर से हम दिए हैं कि आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, है ना। क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार कुछ चीजें जो है आपको थोड़ा सा छूट जाएगा, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार कोई नहीं छूटेगा। हम लिखा है कि वैसी संख्या
जो P बटे Q के रूप में हो, लेकिन P या Q या PQ दोनों पूर्णांक ना हो, है ना। मैंने यह परिभाषा में कहता है कि वैसा संख्या जिसको P बटे Q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन P और Q में से कम एक ऐसा हो जो पूर्णांक नहीं है ना। एक मतलब या तो P या तो फिर Q या तो P और Q दोनों, है ना, ऐसा हो जो पूर्णांक नहीं हो, तब हम उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिखे √2, है ना, तो √2 को हम P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये P बटे Q के रूप में नहीं है, लेकिन √2 को हम लिख सकते हैं √2 बटे 1। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तब P बटे Q के रूप में लिखा गया, P बटे Q के रूप में लिखा गया। लेकिन क्या कहता है कि इसमें लेकिन P या Q या PQ दोनों पूर्णांक ना हो। अगर हो सके तो कभी P पूर्णांक नहीं होगा, तो कभी Q पूर्णांक नहीं होगा, कभी P और Q दोनों पूर्णांक में होगा। तब ऐसी स्थिति में उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 बराबर √2 बटे 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं P के जगह √2 है और Q के जगह 1 है। तो जो P के जगह √2 है वह पूर्णांक नहीं है ना। 2 भले पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है ना। तो अगर कोई दोनों में से कोई एक भी अगर पूर्णांक नहीं होगा तब उसे हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो चूंकि यहाँ पर ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, यहाँ Q पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक पूर्णांक अगर नहीं रहेगा तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। यहाँ पर देखिए 1 बटे √2 P बटे Q के में तो है, ये है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन अब देखिए P के जगह 1 है, तो 1 जो है वो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या बताएं कि दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं हो तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए √2 बटे √3 है, तो यहाँ दोनों में से क्या लिखा है कि P या Q या P या Q दोनों, तो यहाँ P भी पूर्णांक नहीं है और Q भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 पूर्णांक नहीं होता है, √3 भी पूर्णांक नहीं होता है। यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। तो यह परिभाषा के अनुसार हमने क्या बताया कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन P और Q में से कम कोई एक जो है पूर्णांक नहीं हो, यानी या तो P नहीं पूर्णांक हो या फिर Q पूर्णांक नहीं हो या फिर दोनों पूर्णांक नहीं हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अपरिमेय संख्या बढ़िया से समझ में आ गया। अपरिमेय संख्या का एक समान परिभाषा फिर से हम आपसे रिपीट करना चाहते हैं, रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। देखिए रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, तो यह अपरिमेय संख्या होगी, है ना। और इस परिभाषा को हम लोग फॉलो भी कर सकते हैं कि P बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक कम से कम पूर्णांक ना हो, है ना। तो इस तरह से आज हम अभी अपरिमेय संख्या को मैंने आप लोग के सामने बताया। आशा करते हैं कि आप लोग को अपरिमेय संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला जो है टॉपिक वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये है। तो अभी तक आप लोगों को जो हम पिछले वीडियो और वर्तमान वीडियो को मिला करके प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेके स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, पूर्णांक संख्या जो कि 0 से दाईं तरफ धनात्मक और 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक रहता है ना। और फिर अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने का 3 शर्त बताए थे। पहला शर्त बताए थे कि वह P बटे Q के रूप में हो, दूसरा शर्त बताए थे कि P और Q दोनों पूर्णांक हो, और तीसरा शर्त बताए थे कि Q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे वाला 0 नहीं हो। फिर परिमेय संख्या के बाद अगला बताए आज हम कि अपरिमेय संख्या की रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, उससे अपरिमेय संख्या पाएंगे। तो ये इन सारी संख्याओं को अगर हम मिला देंगे, है ना, मोटा मोटी कहा जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर मिलाने से जो संख्या बनता है उससे वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। यह परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो देखिए आप लोग के सामने लिखते हैं
कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है परिमेय और अपरिमेय दोनों, तो मान के चलिए 5/4, 6/7, -2/3, -1/5, -7/4, ये सब कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। और जैसे ये सब भी तो जीरो भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तब वास्तविक संख्या बनेगा। तो अभी तक हमने परिमेय संख्या लिखा है। देखिए ये लग रहा होगा कि परिमेय संख्या नहीं है। हम आपको पिछला वीडियो में बताए हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, जिससे P/Q के रूप में आ जाता है और P और Q दोनों पूर्णांक होता है ना। इस तरह से ये सब परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, प्राकृत भी है। तो ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आज ही पढ़ा है अपरिमेय संख्या के बारे में, क्या कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला सकता है। तो √2 है ना, √3, √5 है ना, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √9 का वर्गमूल निकल जाता है 3। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या होता है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या है। तो हम तो पहले लिखे परिमेय, उसके बाद लिखे अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिला देंगे तब हो जाएगा वास्तविक संख्या। हालांकि यहाँ पर अगर हम √9 लिख भी देते हैं तो परिमेय में होगा, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को यहाँ मिला रहे हैं तब ना वास्तविक संख्या बन रहा है। तो √9 भी लिख देंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो √8, √10, √11, √12 है ना, 1/√2, 1/√3, 1/√4 है ना, √2/√3, 4/√2, 5/6। तो ये सब सारा जो हो गया परिमेय और अपरिमेय को मिला दिए तो कौन संख्या बन गया? वास्तविक संख्या है ना। परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगी। तो अब जो है जितना भी संख्या रेखा होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बिंदु ऐसा नहीं बचेगा जिसके लिए वास्तविक संख्या नहीं होगा, है ना। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको वास्तविक संख्या का भी समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण है ना। कैसे ये दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे अपरिमेय संख्या, है ना। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले आपको हम कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, तो एक कोण 90 है, और मान के चलिए यहाँ पर इसका एक इकाई है और ये भी एक है ना। तो निकालना रहेगा कि ए बी एक है, बी सी एक है, तो AC निकालिए। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो कर्ण निकालने का क्या सूत्र है? कर्ण निकालने और क्या होता है? कर्ण और होता है, कर्ण स्क्वायर और होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर खाली कर देंगे तो ये स्क्वायर हटता है तो रूट रहता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि लंब है 1 और आधार है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर कितना हो गया? 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 तो हो गया √2। 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कर्ण हो गया √2। तो यहाँ हम चूंकि अपरिमेय संख्या को दर्शाना है संख्या रेखा पर, तो अपरिमेय संख्या होता है √2, √3, √5, √7। तो पहले हम √2 निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं कि कैसे किसी समकोण त्रिभुज में
अगर लंब 1 और आधार 1 है तो कर्ण √2 हो जा रहा है। अब आप ही को बताइए कि √2 को हमको दर्शाना है कि √2 कहाँ पर है संख्या रेखा पर। तो जब ये 1 है और ये भी 1 है तो ये हो गया √2। अब हम इसको नाप लेते हैं AC को। AC को अगर हम स्केल से नाप लेंगे तो इसका लंबाई होगा √2 और AC को नाप करके अगर हम संख्या रेखा पर काट देंगे तो हम √2 को दर्शा देंगे, जान पाएंगे कि √2 कहाँ तक है ना। तो आशा है कि अगर इतना समझ में आपको आया होगा तो आपको जो हम संख्या रेखा पर बताएंगे √2 को दर्शाना वो भी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, इसमें लंब आधार 1 लिया तो कर्ण जो है √2 आ गया है ना। अब देखिए हम संख्या रेखा एक बनाते हैं। संख्या रेखा कहते किसको हैं? संख्या रेखा कहते हैं वैसा रेखा जिस पर दुनिया की सभी संख्याओं के होने का कल्पना करते हैं। इस पर सब संख्याएं, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जो भी आप तक पढ़े सब इस पर है टोटल, है ना। तो ये संख्या रेखा है, इस पर दर्शाना है कि √2 कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम इस पर एक इकाई नापेंगे। तो यहाँ से हम मान के चलिए O है और O से एक इकाई पर हम काट लिए OA, एक इकाई काट लिए। एक इकाई जो स्केल होता है, ये क्या बोलते हैं, प्रकार। पहले आप एक स्केल से ये रेखा खींच लीजिएगा, उसके बाद जो है आप प्रकार लीजिएगा। प्रकार इस तरह से रहता है ना, एक लोहा वाला और एक पेंसिल वाला, और उससे एक काट लेंगे, एक सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर जो भी है काट करके, और यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो ये 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक रेखा लेंगे और उस पर एक इकाई नाप लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो A है वहां पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे सीधा। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो चांद के सहायता से 90 डिग्री खड़ा कोण आप लोग बना लेंगे चांद से। तो ये जो 90 डिग्री कोण बना, देखिए 90 डिग्री कोण बन गया। हल्का पल्ला अगर टेढ़ा भी होगा तो आप लोग सीधा बनाएंगे। अब देखिए पहला काम किए, एक रेखा खींचे, उस पर एक इकाई काटे, और जहां पर एक कटा वहां पर फिर से एक 90 डिग्री कोण बनाए, है ना। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आप प्रकार की सहायता से चाहे चांद की सहायता से, है ना, चांद की सहायता से भी आप बना सकते हैं। तो 90 डिग्री कोण बना दिए। 90 डिग्री कोण मतलब सीधा रेखा होना चाहिए, एकदम सीधा, जैसे हम लोग खड़ा रहते हैं इस तरीके से। तो एक सीधा रेखा बनाए। अब यहाँ पर एक काटे तो यहाँ पर भी जैसे जितना यहाँ 1 है उतने यहाँ पर भी एक काट लेते हैं, है ना। ये जितना 1 है उतना ही एक इधर भी काट लेते हैं, इधर भी एक इकाई, एक इकाई, है ना, एक इकाई। अब क्या करें, ये OA है एक इकाई और OB भी है एक इकाई, है ना। अब करेंगे कि OB को मिला देंगे इस तरह से। अब OB को जो मिलाएंगे इसको सीधा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर OAB जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया क्यों? क्योंकि एक कोण 90 है ना। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि ये अगर E1 है तो √2 होता है। यहाँ भी देखिए E1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है, तो ये हो जाएगा √2 इकाई, है ना। यहाँ पर निकाल के बता चुके हैं √2 इकाई, है ना। लंब और आधार 1 है तो ये कर्ण हो जाएगा √2। यहाँ भी देखिए ये आधार है, ये लंब है, तो √2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर हम बताएंगे कि √2 कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रकार होता है, प्रकार, तो प्रकार में देखिए एक यहाँ रखिएगा नोक और एक यहाँ रखिएगा, और यही लंबाई जो है, ये रेखा का लंबाई कितना है, √2 है। और इसी लंबाई के बराबर जो लंबाई है हम इस रेखा पर काटेंगे, और जो कट करके जो आएगा दूरी वही होगा √2, है ना। तो हम कैसे काटेंगे, प्रकार सीधा लेंगे, ये प्रकार यहाँ से एक रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, और इस तरह से ऐसे काटेंगे, ऐसे इस तरह से। देख रहे हैं आप मेरे हाथ को, प्रकार हम बना दिए इस हाथ को, तो इस तरह से कटेगा। देखिए अब जब काटेंगे तो इस तरह से कटेगा। मतलब ये बिंदु पर कटा, जहां पर कटा उसका नाम रख देंगे P, है ना। और फिर क्या होगा, O से लेके P की दूरी जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर √2 है तो सब जगह √2 होगा, जहां पर भी जाएगा, यहाँ भी √2, 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 है ना। तो OP हो गया √2, है ना। क्यों हो गया,
क्योंकि यहाँ पर ओ ए बी, जब ओ बी रूट 2 है तो ओ बी के बराबर तो फिर आगे बढ़ाए हैं, तो ओ पी हो गया भी रूट 2। यानी हम लिखेंगे कि बिंदु पी रूट 2 को दर्शाता है ना। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या किए कि एक इकाई ले लिए और फिर यहाँ से एक 90 डिग्री कोण बना दिए और 90 डिग्री कोण बना करके फिर इसमें भी एक काट लिए और फिर जहां पर कटा उसको यहाँ से मिला दिया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज का आधार है 1 और लंब 1, तो कर्ण रूट 2 होगा। यहाँ पर हम बता चुके हैं आधार 1 लंब 1 तो कर्ण रूट 2 हो गया। तो ये रूट 2 हो गया, तो रूट 2 को ही दर्शाना है। तो रूट 2 को दर्शाना है तो यहाँ पर ये रूट 2 नाप लेंगे और इस तरह से आगे जो है ये प्रकार से इतना रूट 2 नाप लेंगे और इस तरह से करेंगे। तो जहां पर संख्या रेखा को काटेगा उसी बिंदु को कहेंगे रूट 2। अब हमको दर्शाना है रूट 3, तो रूट 3 दर्शाना है तो क्या करेंगे, जो पहले रूट 2 देखिए, जब रूट 3 को दर्शाना है तो पहले आपको रूट 2 को दर्शाना होगा। रूट 5 को दर्शाना है तो पहले आपको रूट 4 को दर्शाना होगा। रूट 6 को दर्शाना है तो पहले आपको रूट 5 को दर्शाना होगा। यानी जितना रूट को दर्शाना है उससे एक घट करके जो रूट में आएगा उसको दर्शाएगा, है ना। तो अब हमको रूट 2 मिल गया है। अब रूट 2 जब मिल गया है तो रूट 3 आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पी बिंदु रूट 2 है, तो यहाँ पर फिर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, खड़ा सीधा 90 डिग्री कोण बनाते हैं। चाम से बना लीजिएगा आप लोग, ये 90 डिग्री कोण बना दिए। अब फिर जो है यहाँ पर हम इसको काटेंगे एक, यहाँ पर जैसे एक काटे थे वहां भी एक काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो यहाँ इससे कटेगा। अब इसका नाम रख देंगे पी ओ पी सी रख देंगे इसका नाम, ठीक है, और इसको ओ सी मिला देंगे, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि समकोण त्रिभुज ओ पी सी, समकोण त्रिभुज ओ पी सी में क्या है, ओपी कितना है, ओपी है रूट 2 और पीसी कितना है, पीसी कितना है 1, चूंकि 1 हम काटे हैं, 1 ही काहे काटे हैं, है ना। ये ओपी है रूट 2 और पीसी है 1 इकाई और हमको निकालना है ओसी, कर्ण निकालना है। तो कर्ण पर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कर्ण रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, तो लिखेंगे इसलिए कर्ण ओसी बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट 2 ओपी के स्क्वायर प्लस पीसी के स्क्वायर, रूट अंडर ओपी है रूट 2 तो रूट 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो रूट 2 के स्क्वायर क्या होता है 2 और 1 के स्क्वायर होता है 1, तो हो गया रूट 3, है ना। रूट 3 आ गया, यहाँ लिख देते हैं बराबर रूट 3 कितना बराबर ओसी बराबर। अब ओसी जब रूट 3 है ना, तो ओसी रूट 3 है, तो जिस प्रकार से ओबी प्रकार से लेकर के इस तरह से आप घुमाए थे उसी प्रकार अब जो है जब हमको ओसी रूट 3 मिल गया, ये रूट 3 मिल गया, तो ओसी जितना है इसको नाप करके फिर जिस तरह से ओबी से ऐसे खींचे थे एक वृत्त, उसी प्रकार ओसी को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचेंगे, है ना, एक चाप लेंगे। तो इस तरह से देखिए कटेगा, यहाँ पर कटा, यहाँ पर इसका बिंदु का नाम होते हैं क्यू। तो लिखेंगे कि क्यू जो है, जो बिंदु क्यू है वो रूट 3 को दर्शाता है। फिर रूट 4 को दर्शाना रहेगा, तो फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री बना देंगे और फिर ये खींच देंगे तो रूट 4 हो जाएगा। फिर रूट 5 को दर्शाना रहेगा, तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, देखिए तो रूट 3 हो गया। ये लिखेंगे कि बिंदु क्यू रूट 3 को दर्शाता है, ये हो गया। जो क्यू है वो रूट 3 को दर्शाता है। अब अगर रूट 4 दर्शाना है ना, तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर रूट 4 को तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि रूट 4 बराबर 2 होता है, तो 2 तो नॉर्मल तरीका से 1 इकाई जितना है उसका दोगुना कर देंगे तो रूट 2 तो रूट 4 हो जाएगा। रूट 4 का मतलब 2, तो 2 दर्शाना है तो ओ 1 का दोगुना कर देंगे, है ना, सीधा सीधी। लेकिन चलिए इसी मेथड से हम रूट 4 को दर्शाते हैं। तो यहाँ जब रूट 3 है तो फिर से एक जो है हम यहाँ पर सीधा एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे और फिर यहाँ एक काटेंगे, एक कटा और यहाँ से फिर जो है
एक चाप लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से आएगा, और ये जो होगा यहां से ये इस तरह से ओडी हो जाएगा, और ओडी जो हो जाएगा √4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर Q के बाद PQR, जो R होगा वह √4 को दर्शाएगा। फिर √5 को दर्शाना है, तो √4 जब हमको मिल गया है तो फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बन, ये फिर सीधा बनाएंगे 90 डिग्री कोण, फिर एक इकाई काटेंगे और फिर यहाँ से मिलाएंगे। तो जब यहाँ R जो है √4 है, यहाँ से √4 है, तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, है ना। P था कितना √2, Q था √3, R था √4, तो फिर यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से ऐसे करके, ये हो जाएगा यस, ये हो जाएगा √5, है ना। तो हो जाएगा बिंदु R √4 को दर्शाता है, बिंदु यस, है ना, √5 को दर्शाता है। इसी प्रकार √6 को दर्शाना है, तो √5 पर फिर एक जो है मान के चलिए यहाँ पर फिर इस तरह से खींच देंगे। देखिए बार बार हम समझा रहे हैं कि जहां पर जितना खींचे हैं उससे हर बार एक 90 डिग्री कोण बनाते जाएंगे और एक काटते जाएंगे और यहाँ से इसको मिलाते जाएंगे, एक समकोण त्रिभुज हर बार बनता जाएगा और हर बार कर्व निकलेगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जब √5 है तो ये जो होगा, जो कर्व होगा हो जाएगा √6, है ना। क्यों? क्योंकि कितना होता है कर्व होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, है ना। तो बिंदु यस के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर इस तरह से जाएगा, ये R यस T हो जाएगा, तो बिंदु T √6 को दर्शाता है ना। तो इसमें फिर से हम आपको एक बार रिवीजन करना चाहेंगे, है ना।